नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डी देवराज अरासू की जयंती 22 सितंबर को वीर शैव कल्याण मंडपम में आयोजित। भारत के पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। जहीराबाद टाउन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खोए हुए पैसे बरामद कर दिए। हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर बीच नदी में फंस गई भारत नेपाल मैत्री बस, देखिए कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम मोदी रविवार को यशोभूमि का करेंगे उद्घाटन। इस इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर की अहम तस्वीरें आई सामने। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। डी देवराज अरासू की जयंती के अवसर पर राज्य के 5 संभाग स्तर पर 224 विधानसभा क्षेत्रों, पिछड़ा वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को रत्न डी देवराज अरासू राज्य पुरस्कार 2023 एवं नए विधायक सचिवों के लिए अभिनंदन समारोह कार्यक्रम कल्याण कर्नाटक संभाग स्तर दिनांक 23 सितंबर को रायचूर जिला वीर शैव कल्याण मंडपम में आयोजित किया जाएगा। उक्त समारोह में निम्नलिखित मांगों को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया जाएगा। तो चलिए अब आपको ये मांगे बताते हैं। श्रीकांत राज आयोग की रिपोर्ट की तुरंत बाद आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू की जाए। पिछड़े वर्ग की 197 जातियों के लिए विकास निगम की स्थापना की जाए। स्थानीय चुनाव की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों में डी देवराज अरासू सामुदायिक भवन स्थापित किया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए सरकारी बजट में 10,000 करोड़ आरक्षित किया जाना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में कहा एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष तेदप्पा के गुत्तेदार ने की उपरोक्त मांगों में 1 से 5 बताई गई है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने खुशी की बात है कि श्रीमान हमारे जिले के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सज्जनों को ये राज्य पुरस्कार दे रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिले के पुरस्कार विजेताओं की सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कपड़े। नमस्ते। डी देवराज अरसू ओबीसी कल्चरल एंड आध्यात्मिक सोशल कल्चरल धार्मिक एंड सांस्कृतिक का ऑर्गेनाइजेशन का कर्नाटका स्टेट का प्रेसिडेंट सैदप्पा गुत्तेदार बात कर रहा हूँ। सो हम कर्नाटक में जो ओबीसी है यहाँ पे 197 ओबीसी कैटेगरी आता है। सो वो पूरा एक्स सीएम डी देवराज अरसू सर जब था यहाँ पे पूरा बैकवर्ड को पॉलिटिक्स एंड हर स्टेज पे यहाँ पे सब लोगों को फ़ायदा होता था। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रहे हैं अभी, जो पीछे साल में क्या था, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड देता था जो डी देवराज अरसू सीएम के नाम पे। सो ये सरकार है ना, वो अरसू के नाम पे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड नहीं दिया है। इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया है कि हर यहाँ पे 224 कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जो ओबीसी के लिए मोस्ट बैकवर्ड के लिए जो काम किया है वो लोग को हम एक्स मिनिस्टर डी देवराज अरसू जी के नाम से हम लोग स्टेट अवार्ड दे रहा है। सो ये फंक्शन के द्वारा हम गवर्नमेंट को डिमांड रख रहा है कि टोटली हमारा 5 डिमांड्स है। वो एक क्या है, हमारा यहाँ पे जो पिछले सरकार जो था, यहाँ का कर्नाटक का मिनिस्टर था सन्मान्य श्री ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿಗೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸೂರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರತ್ನ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಸು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ 5 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ
ಬಜೆಟನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 197 ಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ 197 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿ चितगुप्पा में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के भाग के रूप में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर और भारत के पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। तालुका के मुस्तरी गांव की गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल के कक्षा 1 के छात्र अफान द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य रमेश सलगारा, शिक्षक जमनाबाई, विरैया भूमिमप्पा, गोपाला सुकलता, बसप्पा जाबड़े और अन्य छात्र उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। बैंक से 5,80,000 रुपए निकालकर घर जाते समय खोए रुपए को जहीराबाद टाउन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। दी गई जानकारी के मुताबिक संगारेड्डी जिले के जहीराबाद कस्बे के सीआई राजू ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसी महीने की 13 तारीख को जहीराबाद कस्बे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी गुलाम अहमद के बैंक से पैसे निकालते समय भवानी मंदिर के रास्ते में पैसे खो बाद में पुलिस को दी गई उनकी शिकायत के अनुसार जहीराबाद पुलिस कर्मियों ने बैंक से लेकर उनके घर तक की सीसीटीवी फुटेज की जांच की और मामले को बहुत चतुराई से सुलझाया और पैसे बरामद किए और शिकायतकर्ता को सौंप दिए। सीआई ने इस मामले में सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए कैमरामैन नेमतुल्ला के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। మొన్న 13 నాడు సాయంత్రం 4:30 గంటలకి గులాం అహ్మద్ అని ఒక 75 ఇయర్స్ పెద్ద మనిషి, ఈయన మూసానగర్ కాలనీ జహీరాబాద్ మన పట్టణంలో ఉంటాడు. ఆయన అవసరాల నిమిత్తము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గోల్డ్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో తాకట్టు పెట్టి 5,80,000 రూపాయల క్యాష్ని ఆయన హీరో హోండా CD100 ఆ బండి మీద ఆయన వస్తాడు. అదే బండి మీద వెళ్తుంటాడు. దానికి ఉండే చిన్న క్యారీ హుక్ ఉంటుంది. ఆ హుక్కి ఆ డబ్బులు తగిలించుకొని ఆయన ఇంటికి వెళ్తుంటాడు. అది మన భవానీ మందిర్ ఆ రోడ్ నుంచి టువర్డ్స్ గంజి ఆ రూట్లో వెళ్తుంటే మధ్యలో ఒక పాన్ షాప్ దగ్గర కూడా అతను ఆగి ఒక పాన్ కూడా తీసుకొని అక్కడ వరకు ఉన్నాయి డబ్బులు. ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే ఏదో చిన్న గుంతలా పడింది. ఆ గుంతలో ఎక్కడో ఈ డబ్బులు పడిపోయినాయి. ఆయన కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి చూసుకుంటే ఆ క్యారీ హుక్కు ఉండాల్సిన కవరు, డబ్బుల కవరు లేదు, ఎక్కడో పడిపోయిందని ఆయన గ్రహించి వెంటనే ఆయన వాపస్ వచ్చి చూసేసరికి ఆ రోడ్ మీద చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఆ డబ్బులది ఆ यूपी सहित उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते कोतवाली नदी उफान पर है। इस दौरान हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर भारत नेपाल मैत्री बस बीच नदी में फंस गई। बस फंसने की सूचना पाकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस में करीब 53 यात्री सवार, तो वहीं बड़ा हादसा टल गया। हालांकि गनीमत ये रही इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर स्थित कोटावाली नदी का पुल क्षतिग्रस्त है। यही वजह है कि बस नदी में बने साइड के रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक नदी का पानी बढ़ गया और बस नदी में फंस गई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करें। यशोभूमि विश्व स्तरीय एक्सपो सेंटर है। देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को द्वारका में यशोभूमि नामक भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर के पहले चरण के संचालन के साथ मजबूत किया जाए। 8,90,000 वर्ग मीटर से ज्यादा के कुल परियोजना क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में अपना स्थान बनाएगी। इस कन्वेंशन सेंटर में मुख्य ऑडिटोरियम, ग्रैंड बॉल रूम सहित 15 कन्वेंशन रूम और 13 बैठक रूम शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 11,000 प्रतिनिधियों को रखने की है। ऑडिटोरियम में सबसे लेटेस्ट ऑटोमेटिक बैठने के सिस्टम में से एक है, जो फर्श को एक सपाट फर्श या अलग अलग बैठने की व्यवस्था के लिए ऑडिटोरियम शैली में बैठने की अनुमति देती है। मुख्य ऑडिटोरियम कन्वेंशन सेंटर का पूर्ण हॉल है और यहाँ लगभग 6,000 मेहमानों की बैठने की क्षमता है। ऑडिटोरियम में वुडन फ्लोरिंग और यहाँ शानदार वॉल पैनल मेहमानों के लिए विश्व स्तरीय अनुभव सुनिश्चित करेंगे। ग्रैंड बॉलरूम लगभग 2500 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है। इसमें एक खुला क्षेत्र भी है जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। 8 मंजिलों में फैले 13 मीटिंग रूम में विभिन्न स्तरों की बैठकें आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। यशोभूमि में दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल्स में से है। इन प्रदर्शनी हॉल्स का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापारिक मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। इस दौरान पीएम द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 में एक नए मेट्रो स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। द्वारका सेक्टर में 25 में नए मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ जाएगी। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की गति को भी 90 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा करेगी, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की कुल यात्रा में लगभग 21 मिनट लगेंगे। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हुई। हादसे के बाद अब प्रशासन ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग को अब सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग आम्रपाली ग्रुप की है। इसे NBCC ने टेक ओवर कर लिया था और ये ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरा क्षेत्र में आम्रपाली ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गई। लिफ्ट में 9 लोग सवार थे। इनमें से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य घायल हुए हैं। इनमें से एक की स्थिति अब फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केरल में निपाह वायरस का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण के एक और मामला सामने और कुल मामलों की संख्या 6 हो गई है। राजस्थान और कर्नाटक सरकार ने भी निपाह वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर मेडिकल अधिकारियों से इस तरह के किसी भी मामले को लेकर सतर्क रहने को कहा है। उधर ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कोरोना मामलों में मृत्यु दर 2 से 3% थी, वहीं निपाह वायरस में ये 40 से 70%। ICMR ने इसके संक्रमण और फैलाव को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका शुक्रवार को औरंगाबाद में शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार ने झूठे आश्वासन देने के अलावा लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। औरंगाबाद और नासिक जिलों के 2 दिवसीय दौरे पर आए
पूर्व मंत्री ने पूछा कि सरकार मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं करेगी, लेकिन क्या उन्हें लागू किया जाएगा। पैठण और गंगापुर तालुका के दो गांवों का दौरा करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए अपने पिछले आश्वासनों को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार की आलोचना की, जिसमें औरंगाबाद, बीड़, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और परभणी शामिल है। महाराष्ट्र में सरकार ने पिछले 1.5 साल में झूठे आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया। शनिवार को यहां होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बैठक के लिए इतना खर्च कर रही है, लेकिन उसे ये भी बताना चाहिए कि गुजरात, गुवाहाटी, असम और गोवा में कहां धन खर्च किया गया, जिन स्थानों पर शिंदे और उनके समर्थक पिछले साल तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना छोड़ने के बाद गए थे। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के परिणाम स्वरूप महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और भाजपा की सत्ता में लौटने का मार्ग प्रशस्त। सरकार ने हर साल 17 सितंबर को मनाए जाने वाले मराठवाड़ा मुक्ति दिवस को चिन्हित करने के लिए औरंगाबाद में कैबिनेट बैठक। अगर वे पैसा खर्च कर रहे हैं और अगर इससे मराठवाड़ा के लिए कुछ भी अच्छा निकलता है तो इस पर विचार किया जा सकता है, ये ठाकरे ने कहा। तो वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि क्षेत्र के लिए घोषणाएं होंगी, लेकिन क्या उन्हें लागू किया जाएगा। जो किसान पहले अतिवृष्टि से प्रभावित हुए थे, उन्हें फसल नुकसान सर्वेक्षण के बावजूद सहायता नहीं मिली। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस, जिसे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के रूप में भी जाना जाता है, 17 सितंबर 1948 को सुरक्षा बलों द्वारा हैदराबाद पर आक्रमण करने और निजाम और उनकी राजाकार इकाइयों को हराने के बाद भारत के साथ मराठवाड़ा के एकीकरण का प्रतीक है। इसमें कहा गया है, केंद्र ने एक तस्वीर पेश की कि अनुच्छेद 370 के बाद चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन अंततः ये झूठ निकला। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया है, जिसमें 2 आतंकवादी सहयोगियों की गिरफ्तारी और उनके पास से हथियार और गोला बारूद की बरामद की हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी सहयोगियों को उत्तरी कश्मीर में बारामूला के उरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और 5 हथगोले सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के स्वजन के घर 40 घंटे तक जांच करने के बाद आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की टीम गुरुवार की देर रात वापस लौट गई। टीम के सदस्यों ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी। हरियाणा के नूंह में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे नूंह जिले में 15 सितंबर को सुबह 10 से 16 सितंबर को रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। लोगों से शुक्रवार की जुमे की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की गई। नूंह एसपी ने समाचार एजेंसी को जानकारी दी। नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद ये पाबंदियां लगाई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गत 31 जुलाई को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। इसी मामले में पुलिस की विशेष टीम ने मामन खान को गुरुवार को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसे आज नूंह जिला अदालत में पेश किया जाएगा। नूंह हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन को 25 अगस्त को नोटिस देकर 31 अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। बुखार से पीड़ित बताकर मामन जांच में शामिल नहीं हुए थे। एसआईटी ने 5 सितंबर को दूसरी बार नोटिस दिया और 10 सितंबर को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डी देवराज अरासू की जयंती 22 सितंबर को वीर शैव कल्याण मंडपम में आयोजित। भारत के पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। जहीराबाद टाउन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खोए हुए पैसे बरामद कर दिए। हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर बीच नदी में फंस गई भारत नेपाल मैत्री बस। देखिए कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम मोदी रविवार को यशोभूमि का करेंगे उद्घाटन। इस इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर की अहम तस्वीरें आई सामने। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।